अभी तक के 200 से अधिक छापे पड़ चुके हैं हमारे ईडी, आईटी, डीआरआई पूरे छत्तीसगढ़ में। मतलब कुछ लोग सेडिस्ट होते हैं, परपीड़क, तो दूसरे को पीड़ा देने में उनको आनंद मिलता है। इस समय जो लड़ाई है वो केवल भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रत्याशी से नहीं बल्कि ईडी और आईटी से भी होगी। ये लोग राम के नाम से, गाय के नाम से वोट मांगे आज तक के, 52 से लेकर आज तक के, उनके भला कभी नहीं किए। आप समझते हैं कि सरकार फिर से आपकी बनेगी? बिल्कुल बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। तो नक्सलवाद से लड़ने के बारे में पिछली सरकार ने उस समस्या का निदान करने के लिए बंदूक के बदले बंदूक, गोली के बदले गोली, इस रणनीति से चला। 600 से अधिक गाँव हैं अब नक्सल मुक्त हो गया है। केवल राम वनगमन पर्यटन पर्वत नहीं बनाया, हमने आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने का काम किया। सबसे ज़्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बना। ये चुनौती स्वीकार नहीं करें, और धर्मांतरण इन्हीं कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हुआ। परिवार के भाई, बड़े भाई भी हैं, माता जी भी हैं, दूसरे तो पार्टी खाई कमान है। तो ये जब तक कि इन लोगों की अनुमति नहीं होगी, मैं नहीं समझता प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगे। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए, और मैं ये भी कहता हूँ कि इसके लिए राहुल गांधी जी मैं समझता हूँ को सबसे योग्य व्यक्ति है। मैं बहुत दिन से सुन रहा था कि लोकसभा में विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते, लेकिन कैमरा भी केवल सत्ता पक्ष की तरफ रहता है। राहुल जी गांधी भी संसद में बोलते हैं तो वो केवल चेयर को दिखाते रहते हैं। ये 10 लाख करोड़ रुपया आपने अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया तो रबड़ी नहीं है। हम करें तो रेवड़ी, वो करें तो रबड़ी। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you're seeing this or hearing this. During the course of this podcast, I have spoken with many chief ministers, like the Chief Minister of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Assam, and Madhya Pradesh. Today, let's go over to Chhattisgarh, which is a landlocked state and shares borders with 7 other states. Chief Minister Bhupesh Baghel has completed 5 years in office and belongs to a small group of Congress chief ministers who wield power in the party. He ended the long reign of the BJP in the young state and defeated the then Chief Minister Raman Singh, who was in office for 15 years. Now seeking re-election in 2023, Bhupesh Baghel has blamed the BJP at the centre for using unfair tactics before the state elections. So I begin the conversation by talking to Mr. Baghel about the IT and the ED raids which are happening in his state. मुख्यमंत्री जी, ANI पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। 2 दिन पहले आपका जन्मदिन था तो उसके लिए बधाई हमारी तरफ से। लेकिन उस दिन आपने एक सुबह एक ट्वीट किया जिसमें आपने प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर को धन्यवाद किया कि ईडी और आईटी के जो रेड्स आपके राज्य में हुए उसके लिए आपने धन्यवाद किया। तो पहले तो वो वायरल हुआ, उसके बारे में पूछूंगी, और दूसरा आपने जो वो पिटपिटी सांप के बारे में जो आपका वो जो किस्सा हुआ था जब आप पत्रकारों से बात कर रहे थे, वो भी 2-3 घंटे तो वो वायरल चलता रहा चैनलों पर। इन दोनों के बारे में आप पहले हमें बताइए। जी नमस्कार। बिलासपुर हेलीपैड में हम लोग रुके थे और वहाँ काफ़ी घास भी था और पत्रकारों से बात कर रहा था। अचानक एक सांप निकल आया और सब लोग भागने लगे, सांप 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 करके। तो मैंने कहा ये पिटपिटी सांप है। पिटपिटी यार, कुछ नहीं, डरा मत, पिटपिटी है, पिटपिटी डर रहा था। चलो मत मारो मत मारो, सावन है यार, सावन है। वैसे भी पिटपिटी नहीं मारा जाता। कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल मारो मत, ये हार्मलेस है। और बचपन में हम लोग इसको जेब में लेके घूमते थे, गले में लगा लेते थे, डाल लेते थे, क्योंकि वो काटता नहीं कभी। हाँ, वो ऐसा सांप है जो किसी काटा नहीं। वैसे भी देखिए, जितना इंसान सांप से डरता है, सांप भी उतना ही इंसान से डरता है। और हमारे खेत में बहुत सांप हैं, जहरीले सांप हैं, अजगर भी हैं। तो हम लोग तो रोज़ 2-4 होते रहते हैं। यदि आप मैं अनुमति दे, एक घटना बताता हूँ। हम लोग खलिहान में खड़े थे, शाम का समय था और बड़ा भाई था, बड़े भाई थे, और मैं और मेरा लड़का 3 साल का था। एक जहरीला सांप वो बिल्कुल मेरे लड़के के दोनों पैर के बीच से निकल रहा था। आधे बीच में निकला था तो मेरी नज़र पड़ गई। मैं कोई रिएक्शन नहीं किया, चुपचाप सांप निकल गया। बाद में भैया को बताया, भैया वो सांप जा रहे हैं। अरे ये तो डोमी है, मतलब बड़ा जहरीला सांप होता है, उसके काटे फिर पानी नहीं मांगता, लेकिन उसको नहीं छेड़ोगे तो वो भी नहीं कुछ नहीं करता। तो जीव जंतु को छेड़ना नहीं चाहिए, उसको चुपचाप जाने देना चाहिए, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ सांप दिखा तो कोई काल आने वाला है, बुरा काल है, ऐसे कुछ नहीं होता?
बल्कि उसको तब दूसरे रूप यदि आप आध्यात्म में आप रुचि है तो कुंडली जागरण के आप देखेंगे तो सर्प ही उसका नाग देवता। हाँ, और विद्या के बारे में भी कहा जाता है। हमारे रविशंकर यूनिवर्सिटी में जो लोगो बना है उसमें तो सर्प ही कुंडली मार के बैठे हैं, तो वो उसे शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। और हम लोग तो नागपंचमी की पूजा भी करते हैं, जिसे डरते हैं उसी की पूजा होती है जी। और उस ट्वीट के बारे में कहूँगी जो कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले आपका जन्मदिन था, तो आपने कहा प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया और होम मिनिस्टर को भी कहा कि धन्यवाद, आपने मेरे जन्मदिन वाले दिन ही आपने छापे मारे हैं, ईडी का रेड हुआ था। फॉर दोज हु डोंट नो, ईडी स्टैंड्स फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। फॉर आवर व्यूअर्स हु लिव अब्रॉड, फॉर आवर लिसनर्स हु आर अब्रॉड, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैड कंडक्टेड रेड्स इन द होम्स ऑफ सम ऑफिसर्स हु वर क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर। जी सर, बताइए। देखिए, अभी तक के 200 से अधिक छापे पड़ चुके हैं हमारे ईडी, आईटी, डीआरआई पूरे छत्तीसगढ़ में। और पिछले दिनों कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। उस समय जो लोग व्यवस्था से जुड़े थे उन्हीं के घरों में छापा डाले। कुछ घर में तो बिना ECIR, मतलब ये टेक्निकल वर्ड है जिसे हम थाने में FIR कहते हैं, तो थाने में FIR होने के बाद ही ईडी है उससे वो लेते हैं। बिना FIR के वो ECIR जनरेट नहीं करते और कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ये प्रावधान है उसमें। तो बिना ECIR नंबर के उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का छापा डाला, क्योंकि उनको बाधित करना था महाधिवेशन को। इसमें भी वो लोग जो अभी मेरे जन्मदिन के दिन बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो जो लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसके घर में जाके बैठ गए ईडी वाले। मुझे पता भी चला कि आप लोग छापा डालने वाले हैं, तो आज करेंगे क्या? तो बोले आज नहीं, कल 23 तारीख है, कल करेंगे। तो ये सूचना भी थी, तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि आपने बढ़िया गिफ्ट दिया मुझे। तो ये सार्कास्टिक ट्वीट था कि या आप असल में ये मानते हैं कि क्योंकि आपका जन्मदिन था इसीलिए छापे मारे गए थे उसी दिन? वो पहले भी कर सकते थे, बाद में कर सकते थे, रेगुलर कर रहे हैं, उसमें कहाँ रोक कहाँ है? कोई रोक भी नहीं सकते। हम तो स्वागत ही करेंगे, आइए हमारे यहाँ कार्रवाई करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आपने चुना कि वो कार्यक्रम विफल हो जाए, और उन्हीं के घर में मनीष बंसोरे, आशीष वर्मा है, इन कार्यकर्ताओं के, हमारे विनोद वर्मा जी मेरे राजनीतिक सलाहकार हैं, उसके घर में मारे गए, क्योंकि सब व्यवस्था देख रहे थे लोग, तो उसके यहाँ तो डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम, महाधिवेशन सबसे अच्छा सफल महाधिवेशन हुआ हमारे यहाँ का। वो परसों का कार्यक्रम भी बहुत शानदार रहा। तो ये लोग कोशिश यही करते हैं कि उस दिन, मतलब कुछ लोग सेडिस्ट होते हैं, परपीड़क, तो दूसरे को पीड़ा देने में उनको आनंद मिलता है। आपका इशारा किसकी तरफ है? जो केंद्र में सरकार बैठी उसी को इशारा करेंगे भाई, और किससे पीड़ा मिल रही है हमको? सीधी सी बात है। वो लोग ऐसे दिन चयन करते हैं जिससे जो हम लोगों का जो कार्यक्रम हो ध्वस्त हो जाए। पर ध्वस्त नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, अगले प्रश्न से पहले एक छोटा सा प्राइमर देना होगा हमारे दर्शकों के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए। हियर्स अ शॉर्ट प्राइमर। The Patan Assembly constituency falls in the Durg district in central Chhattisgarh. Vijay Baghel defeated his uncle Chief Minister Bhupesh Baghel in the 2008 Chhattisgarh polls from the Patan seat. In 2013, Bhupesh Baghel won back the Patan seat by defeating his nephew Vijay Baghel. Vijay Baghel did not contest the 2018 Chhattisgarh Assembly election but contested the 2019 Lok Sabha election and won from the Durg parliamentary constituency, winning with a margin of over 400,000 votes against Congress's Pratima Chandrakar. आपने ये भी कहा कि छापेमारी जो आपके यहाँ हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि पाटन में जो कि वो जीत नहीं सकते, जहाँ पर उन्होंने दुर्ग के सांसद और आपके जो भतीजे हैं विजय बाघेल उन्हें खड़ा किया है, और आपने कहा कि वो वहाँ से जीत नहीं सकते उन्हें, वो और बीजेपी जानती है ये। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई दौर के बैठक उन्होंने की, किसको लड़ाना है किसको लड़ाना है, अंत में फिर उसे तय किया गया। लेकिन अभी तक हम लोग समझते रहे कि विजय बघेल ही प्रतिद्वंदी होगा, लेकिन 23 तारीख की घटना के बाद पता चला कि असली जो प्रतिद्वंदी है वो ईडी और आईटी है। चुनाव पाटन में वही लोग लड़ेंगे, क्योंकि पाटन के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ उसके यहाँ छापा डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में, मैंने कार्यकर्ताओं से कहा, अपने साथियों से, कि पिछले समय मैं चुनाव में गया नहीं था, नामांकन पर भरा और आप लोग चुनाव लड़े, और जब मैं लड़ता था खुद से, उसे 3 गुना ज़्यादा वोट से आप लोग जिताए थे। लेकिन इस समय जो लड़ाई है
वो केवल भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रत्याशी से नहीं बल्कि ईडी और आईटी से भी होगी, उसके लिए भी तैयार रहें। हर राज्य में ये बात चल रही है कि इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये दो जो हैं ये प्रतिद्वंदी हैं हमारे। जी, लेकिन अब क्या है कि शुरू में कोई भी जब घटना घटती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जब प्रथम लहर आया था कोरोना का तो सब लोग डरे थे, सहमे थे, लेकिन दूसरे लहर में ज़्यादा मौतें हुई लेकिन डर कम हो गया था। कोविड से भी ज़्यादा डर है ईडी का। अरे तो भाई ऐसा है कि वो जान ले लेती है, ये राजनीति ख़त्म कर देती है, किसी व्यापार व्यवसाय चौपट कर देता है। एक बार किसी के यहाँ ईडी छापा पड़ जाए तो ज़िंदगी भर पीसी में चले जाए, और कहीं गिरफ्तार कर दे तो जेल में, फिर जेल में रहे तो जमानत नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं होना। तो आप एक तरफ पूरी संपत्ति जब्त कर लिए, दूसरा उसको जेल में डाल दिए, बेल होना नहीं है, तो ज़िंदगी बर्बाद है। और केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार का, या राजनीतिक व्यक्ति है तो पूरे सिस्टम का। आपने कहा कि बीजेपी जो है वो जानती है कि वो हारने वाली है। अगर बीजेपी ये जानती है हारने वाली, तो वो इतनी जल्दी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट क्यों निकालेंगे? उन्होंने 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट तो पहले ही निकाल ली। अगर वो जानते हारने वाले तो फिर वो वेट करेंगे ना, वो इंतज़ार करेंगे कि पहले कांग्रेस का लिस्ट निकले और फिर हम उम्मीदवार लगाएं। मैडम, पहली बात तो ये देख लीजिए, वो लिस्ट में जो लिस्ट जारी हुआ वो सारी सीट हारने वाली सीट थी। हाँ, पहले हार चुके हैं 2018 में। हाँ, कई बार हार चुके हैं। ऐसे सीट जिसमें कभी जीते नहीं, ऐसी भी सीटें हैं जिसमें कभी नहीं जीते, 52 से लेकर आज तक नहीं जीते हैं। उस सीट में लिस्ट जारी करने तो कौन सा बहादुरी काम है, वो तो हारने वाले हैं। मतलब वो उसमें जीतने वाले नहीं है। हाँ। तो जो पहले जो कैंडिडेट थे उन 21 सीटों में, वहाँ पर सब नए कैंडिडेट्स हैं इस बारी, जो पंचायत इलेक्शन से लेके या फिर विधान, मतलब दे आर नॉट नोन नेम्स जो अब लगाए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि उसमें क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, उसमें दोनों प्रकार के होते हैं। वो तो रिस्क है कि अननोन फेस यदि सामने लाएंगे तो, क्योंकि उसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं होता, उसके व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, तो वो एक फ़ायदा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कोई जानता ही नहीं, तो बचत जो लोग हैं वो हाथ उठा लेते हैं और फिर बुरी कदर से हारते हैं। ऐसा भी होता है, कई बार लाभ भी हो जाता है, कई बार नुकसान होता है। तो रिस्क उन्होंने लिया है और मैं समझता हूँ कि नुकसान ही उठाने वाला रिस्क लिया है। आपका लिस्ट तैयार है? अब हमारी मीटिंग शुरू हो रही। कहाँ पर? अभी देखिए, ब्लॉक लेवल पे हमारे जितने कैंडिडेट हो आवेदन दे चुके हैं। ब्लॉक की बैठक होकर अनुशंसा करके वो जिले की बैठक होगी और जिले की बैठक के बाद प्रदेश में भेजेंगे, और प्रदेश में जैसे आता है उसके बाद मीटिंग के दौर शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे तो सिंगल ही होंगे। सिंगल मतलब जो आवेदक हैं किसी विधानसभा में, जैसे अभी करीब 5 विधानसभा ऐसे जिसमें एक ही आवेदन आया है। जब एक ही आवेदन आया है और वो विनिंग कैंडिडेट है हमारे सर्वे के हिसाब से, तो वो सिटिंग कैंडिडेट ही रखा है। तो फिर अब हाईकमान फैसला करेगी। ऐसा नहीं है कि वो उस हाईकमान का उसके पास सर्वाधिकार है, वो अपने रणनीति के तहत कुछ भी फैसला कर सकते हैं। जी, 2018 में जब आप सत्ता में आए थे तो रमन सिंह जी को आपने हराया, जो 2003 से लेके 2018 तक सबसे लंबा कार्यकाल था उनका। उन्हें हराया, आपको जायंट किलर भी कहा जाता था उस वक्त। क्या आप समझते हैं कि बीजेपी, उन्होंने तो अभी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, क्या इस बार भी वो रमन सिंह को ही लाएंगे? क्योंकि वो तो कुछ कह नहीं रहे। आपके हिसाब से क्या रमन सिंह जी फिर से आएंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में? नहीं, वो तो सार्वजनिक हो गए, वो नहीं रहेंगे। वो पुरेंदेश्वरी जी प्रभारी थी भारतीय जनता पार्टी के, अब तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए उनके। तो उन्होंने कहा कोई चेहरा नहीं है। बात के और प्रभारी आए तो भी उन्होंने कहा कोई चेहरा नहीं है, हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही है। और फिर किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे में चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं है। पर इससे कोई आपको लगता है कि इससे कोई नेगेटिव असर हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस में, कर्नाटका में भी आपने कोई घोषित तो नहीं किया था उससे पहले कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो। अलग अलग प्रदेश में राजनीतिक दल अलग अलग समय में निर्णय लेते हैं। हम लोग भी इस प्रकार से निर्णय लेते हैं कि हिमाचल में भी आपने नहीं लिया? हाँ, बिल्कुल। मतलब सामूहिक नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, कर्नाटक में भी चुनाव लड़े। तो ऐसे कई राज्य हैं जिसमें हम लोग सामूहिक नेतृत्व लड़ते हैं, कई बार चेहरा सामने करके लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये कर रही थी, कोई नई बात तो है नहीं।
2018 में जब आप चुनाव जीते तो उस वक्त ये बात चल रही थी कि 5 साल में ढाई साल आपका होगा, 2.5 साल सिंहदेव जी का होगा, लेकिन आपने 5 साल पूरे निकाल लिए। तो ऐसे क्यों होता है कि कांग्रेस में हर जगह 2 कैंप्स होते हैं, 2 लीडरशिप कैंप्स होते हैं, चाहे कर्नाटका में सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार, राजस्थान में गहलोत जी, सचिन पायलट, और फिर छत्तीसगढ़ में सिंहदेव बाघेल। ऐसे क्यों होता है कि 2 कैंप होते हैं हमेशा, और फिर गांधी परिवार डिसाइड करता है कि वो फाइनली किसको चूज करता है? हाई कमान तय करता है। हाई कमांड गांधी मतलब अभी परिवार अब के, तो अभी खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो डिसाइड करते हाँ, हैं। उसके पहले नरसिम्हा राव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, केसरी जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वो आप 20 तो साल आप पहले केवल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप केवल गांधी फैमिली बोल दिए ना इस से, जो गांधी फैमिली सोनिया जी और उसके सोनिया जी बेटे 17 साल तक के लंबे सबसे जब से कांग्रेस का गठन हुआ सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रेगुलर कोई रहे हैं तो सोनिया जी रही हैं। जी जी। है ना, तो इसलिए आप ऐसा कर रही हैं। लेकिन ये है कि केवल कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कई कैंप रहते हैं, अलग अलग प्रांतों में आप निकाल के देख लीजिए। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो जहाँ शिवराज सिंह का एक कैंप है, तो दूसरा विजयवर्गीय के कैंप है, तो नरोत्तम मिश्रा के भी कैंप है, अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे पहुँच गए हैं, उसका अलग कैंप है। छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो कितने कैंप में बटे हुए हैं। सरोज पांडे का अलग कैंप है, तो अब आदिवासी नेताओं को तो सब ख़त्म ही कर दिया गया, तो अब वो कैंप बचे नहीं। तो रमन सिंह का कैंप हो गया, सरोज पांडे कैंप हो गया, फिर अभी वो अरुण साव नए अध्यक्ष बने, उसका कैंप हो गया। तो सब में कैंप तो सभी पार्टी में रहता है, ऐसा नहीं कि, और चेक एंड बैलेंस तो चलते ही रहता है राजनीति में। मैं अब कुछ जो खास दिक्कतें हैं छत्तीसगढ़ में, एक तो आप नक्सलवादियों के ऊपर, जो नक्सलवादियों के ऊपर जो आपने कदम उठाए हैं उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए। बिफोर दैट आई वांट टू गिव अ शॉर्ट प्राइमर। Naxals or Naxalites or Maoists are rebels who have waged an armed rebellion against the Indian state for over 60 years. In Chhattisgarh, Naxals inhabit the dense forested areas where even the administration does not have access. Before the 2018 general elections, there were 6 attacks by Naxals, which resulted in the death of 13 people, including a TV cameraman. Mukhyamantri ji, 5 साल के आपके कार्यकाल में नक्सलवाद, क्या ये सबसे बड़ी चुनौती थी? पहली बात तो जब आप 2018 में आए, और फिर हमने देखा जो दंतेवाड़ा में हुआ, जो 10 जवान मारे गए थे, उनका ड्राइवर भी मारा गया था, और आपने पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया था और कहा था कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। तो जो नक्सलवाद के ऊपर काबू पाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, नक्सलवाद देश के अन्य राज्यों में भी रहा है, और कुछ राज्यों में नक्सलवाद समाप्त हो गया। अब जैसे मान लो पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज नक्सलवाद नहीं है वहाँ, लेकिन अन्य राज्यों में भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति है वो दूसरे राज्यों से अलग है। लेकिन हमारे यहाँ जो नक्सलवाद से लड़ने के बारे में अलग अलग राजनेताओं के, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के अलग अलग नीतियाँ रही है। पिछली सरकार ने उस समस्या का निदान करने के लिए उन्होंने बंदूक के बदले बंदूक, गोली के बदले गोली, इस रणनीति से चला, और जितने भी चाहे नक्सली हो, नक्सली समर्थक हो, सबको जेल में ठूसना, और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को खुली छूट दिए, और इसके कारण से सैकड़ों लोगों की जान गई। उसमें आदिवासी हैं, और व्यापारी भी हैं, पत्रकार भी हैं, राजनेता, हमारे तो प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हुए थे जी, नक्सली घटना में। वीसी शुक्ला जी, वीसी शुक्ला है, नंद कुमार पटेल है, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, बहुत सारे नेता, और एक दूरदर्शन का कैमरामैन भी। जी जी जी, मैंने कहा ना, पत्रकारों को भी जाने गई। दूसरे विचार ये था कि ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या है, तो उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने कहा कि भाई आज तक के दुनिया में जितनी भी समस्या का समाधान हुआ है वो गोला बारूद से तो हुआ नहीं है, बातचीत से हुआ। आखिर लड़े भी तो लड़ने के बाद फिर बातचीत से ही समस्या का समाधान निकला। तो हम लोग भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सब पत्रकारों ने मुझसे पूछा था तो क्या नक्सली से बात करेंगे? बोले नहीं, मैं अपने लोगों से बात करूँगा, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, बस्तर के लोग हैं,
परंपरागत रूप से निवासी हैं, पत्रकार है, व्यापारी है, हमारे जवान जो वहाँ तैनात हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हों, सबसे बात करेंगे। और मैंने बात किया और बात करने के बाद इसी निष्कर्ष में पहुँचे कि सब लोग ये चाहते हैं कि ये समस्या निदान हो और उसका तरीका ये है कि विश्वास जीता जाए। तो विश्वास जीतने के लिए हमने जहाँ ज़मीन वापस किया, क्योंकि बस्तर के लोग हमेशा जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते रहे और इसीलिए हमने विश्वास जीतने के लिए सबसे पहला जो कदम सरकार बन के 1 महीने के बाद ही हम राहुल जी हम ले गए वहाँ लोहांडीगुड़ा और वहाँ बड़े उद्योग लगाने के लिए आदिवासियों की ज़मीन ली गई थी। उद्योग लगा नहीं, उन्होंने ज़मीन सरेंडर कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार 5 साल से वापस नहीं कर रही थी। हमने कहा सबसे पहले ज़मीन वापस कर दे। 1700 किसान के 4200 एकड़ ज़मीन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार। तो लगा कि सरकार तो हमारे बारे में सोचती है। और उसके बाद फिर उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अधिमान्यता पत्र दिए मूल निवासियों को। हाँ, वहाँ के रहने वाले जो काबिज है, मतलब उसमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो नियम बना है 2006 का, तो उसमें 13 दिसंबर 2005 के पहले जो काबिज थे, तो जो आदिवासी हैं उनको तो उसके पहले काबिज होना ज़रूरी है, उसको पट्टा देना है। दूसरा जो गैर आदिवासी हैं तो उनको या तो 3 पीढ़ी से निवास कर रहा हो वहाँ से, उनका कब्जा 13 दिसंबर 5 के पहले होना चाहिए, और या फिर 75 साल का। तो उस आधार पे हमने पट्टा बांटना शुरू किया और फिर जितने वहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों की ऋण माफ़ी और 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका समर्थन मूल्य घोषित करना। पहले 7 प्रकार खरीदते थे, अब 67 प्रकार के खरीद रहे हैं। उसके समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ साथ खरीदी की व्यवस्था, उसको वैल्यू एडिशन। और तेंदुपत्ता हमारे बड़ी संख्या में लोग तोड़ाई करते हैं और 13.5 लाख परिवार हैं, तो 2,500 रुपये पहले मिलता था, अभी मध्य प्रदेश में उतना ही शायद, तो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा हमने कर दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों के पास पैसा आया, और पैसा आया तो उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी, भाई घर में सामान खरीदे, मकान बनाए, पत्नी के लिए बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, जूते चप्पल, फिर मोटरसाइकिल आया, फिर ट्रैक्टर आया, ज़मीन के में बोर भी कराना है, फेंसिंग कराना है, वो सब काम करना शुरू किए। तो काफ़ी समृद्धि आई और उसके कारण से ये 4 पहिया वाहन भी हुआ, 2 पहिया वाहन भी हुआ। तो पहले सड़क को ये मानते थे ये पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है, मतलब हमको मारने आ रहे हैं, कि विकास के लिए नहीं है, ये मारने आ रहे हैं। और जब उसके पास खुद की गाड़ी हो गई, पहले पैदल चलते थे, साइकिल में चलते थे, तो उसको सड़क की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब खुद के पास गाड़ी हो गई तो सड़क की ज़रूरत पड़ी। पर ये नक्सलियों का प्रोपेगेंडा था ना कि अगर बुलडोज़र आ रहा है, सड़क बन रही है, तो इसका मतलब है आपकी ज़मीन लेने आ रहे हैं। बिल्कुल यही, लेकिन हमने जो अर्थनीति अपनाया उससे बिल्कुल उलट हो गया। और उलट होने से फ़ायदा ये हुआ कि लोग बोले अरे ये तो हमको हमारी आवश्यकता है, और 5 साल में कोई सड़क नहीं कटा। नहीं तो नए सड़क बनते 25-30 मीटर के अंतराल में सब सड़क काट देते थे और उसी में बारूद भरते थे, ब्लास्ट करते थे नक्सली। गांव वाले सहयोग करते थे। अब गांव वालों का आवश्यकता है तो नक्सली कहे भी तो सड़क काटने वाले नहीं। आप हमारे दर्शकों को या सुनने वालों को ये समझा दीजिए, क्योंकि कुछ हमारे दर्शक जो हैं और ये सुनने वाले जो हैं वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं। सड़क काटने का मतलब क्या होता है? नक्सली सड़क काटते हैं, क्यों सड़क काटते हैं, ये जरा हाँ, सड़क इसलिए काटते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स मत आए। नक्सली भी वहीं रहते हैं, गांव में वही लोग भोजन तैयार करते हैं, वही सड़क काटने में काम करते हैं, वही पेड़ गिराते हैं ताकि यातायात बाधित हो, और उसमें फिर माइंस बिछाते हैं, और जब गाड़ी गुजरती है तो उसे ब्लास्ट करते हैं, वायर निकाल के रखे रहते हैं और उसे ब्लास्ट करते हैं ताकि व्हीकल उड़ जाए। 50 किलो 30 किलो उसमें डायनामाइट भरा रहता है, तो गाड़ियों के परखच्चे, मतलब ये एंटी लैंडमाइन व्हीकल भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं छत्तीसगढ़ में। तो अब हुआ ये कि जब गाड़ी खुद के पास हो गया तो वो सड़क काटना बंद कर दिए, तो सिर्फ घटनाओं में बड़ी कमी आई उसमें। जैसे अभी आपने बताया कि दंतेवाड़ा में 10 जवान शहीद हुए, वो सड़क तो बन गया था, पुराने समय में कभी उसको फिट किए थे, उसके बहुत पहले हाँ, सड़क बनने से पहले। अब बन गया, वहाँ कैंप भी खुल गए, गाड़ी निर्बाध रूप से आवागमन करते रहे। लेकिन ये जो हमारा कैंप है उसको थोड़ा देर
आगे में ही उन्होंने ब्लास्ट किया। तो जो पुराने माइंस हैं लगाए हैं वो लोग, उसका वो कभी कभी उपयोग करते हैं, जिसमें हमको नुकसान उठाना पड़ता जी, है। आपने जून में कहा था कि 650 गांव जो हैं वो नक्सल मुक्त हो गए हैं। तो हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि नक्सल मुक्त का अर्थ क्या होता है? क्या उन्हें वहां से एक्सट्रिकेट निकाला जाता है या फिर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाता है और वापस गांव में भेजा जाता है? तो नक्सल मुक्त का क्या मतलब होता है? नक्सल मुक्त का मतलब ये है कि अब उसके वो गांव उसके कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गया। अब पहले उस गांव में हमेशा आते जाते थे, उसके जन मिलिशिया रहते थे, संगम सदस्य होते थे, वो लोग सूचना भी देते थे, उसके भोजन की व्यवस्था, वो सारे जो एक्टिविटीज़ है उसको संचालित करते थे। अब क्या है कि हम लोग उसको रोज़गार से जोड़ दिए, शिक्षा से जोड़ दिए, और उसके कारण से उनके संपर्क खत्म हो गया। अब वो जा नहीं पा रहे हैं। जैसे झीरम घाटी की घटना के जो हुआ था, उस समय रात का दिन में कोई नहीं जा पाता था। तो 25 मई 2013 की घटना जो हुई, वो दहशत में थे। उस घाटी से कोई गाड़ी नहीं निकलती थी, बहुत मुश्किल से सुरक्षा में सब जाते थे। हम लोग भी जाते थे तो रोड ओपनिंग टीम रहती थी। जंगल का इलाका है। जंगल का इलाका है। अब हुआ क्या कि वहाँ के लोग, वहाँ हम लोग काफ़ी बनाया, सब्जी खेती करना शुरू कर दिए, है ना, और पपीता लगाए, मिर्ची लगाए, लोगों को ज़मीन भी दिए और सारे खेती में जोड़ दिए, लाभकारी उनको कार्य देना शुरू कर दिए। तो वो लोग सब नक्सलियों से, अब दिन भर खेत में रहेंगे तो नक्सल के संपर्क में कहाँ आएंगे? तो खाली रहते थे, पहले कोई काम नहीं है तो उसके संपर्क में आ जाते थे। अब वो संपर्क टूट गया, तो नक्सली में भर्ती भी नहीं हो रहा। तो एक तरफ वो हुआ, और दूसरी बात ये है कि लगातार शासन से वो जुड़ते गए और उसका योजनाओं का लाभ उठाते गए। तो वो पहले नक्सलियों के कब्जे में था, अब वो राज शासन के अधीन, मतलब मेन स्ट्रीम में लोग आ गए। तो ऐसे 600 से अधिक गांव हैं, अब नक्सल मुक्त हो गया है, जिले के जिले मुक्त हो गए। भारत सरकार ने खुद कोंडागांव जिले को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया। अब इन नक्सल मुक्त गांव में जब चुनाव होंगे तो आप समझते हैं कि यहाँ पर वायलेंस की कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, वायलेंस तो कभी भी कहीं आग कर सकते हैं, क्योंकि अब जो रणनीति है उन्होंने बदल दिया है। पहले सड़कों पे ब्लास्ट करते थे और सामूहिक रूप से नरसंहार करते थे, कैंपों में हमला करते थे, अब वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब वो किसी के घर में अचानक कोई पहुंच के जिस प्रकार से गुंडे बदमाश करते हैं, उस प्रकार की रणनीति अपनाए हैं कि एक्सटॉर्शन वो तो चलते ही रहता है। वो तो चलता है। हाँ जी। एक और बात पूछूंगी, आज के अखबार में भी ये आया है कि आपकी सरकार ने राम वन गमन पर्यटन सर्किट किया, कृष्ण कुंज वृक्षारोपण, उसके बाद बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना। दिल्ली की मीडिया थोड़ी सी घबरा रही है, जो लुटियंस मीडिया कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी का जो हिंदुत्व नैरेटिव है उससे टक्कर ले रहे हैं भूपेश बघेल जी। नहीं, ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है जिसको हमने सामने लाने की कोशिश की है। भगवान राम का जब वनवास हुआ तो बहुत समय तक के दंडकारण्य में रहे, जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और दूसरा, कौशल्या का मायके भी है। हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था पहले, अब वो छत्तीसगढ़ हुआ, नहीं तो पहले तो दक्षिण कौशल था। तो कौशल्या का मायके रहा है, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे पुराने अवशेष भी हैं, इस लोगों की स्मृतियाँ भी है। तो वो सब चीज़ों को सहेजने का काम किया हमने। भाई, सबरी माता का मंदिर है जहाँ राम ने जूठी बेर खाए, तो मंदिर तो सैकड़ों साल पुराना है। राजी लोचन का है राजिम में, तो वहाँ भी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। तो सब उसमें हम लोगों ने उसको राम वनगमन पर्यटन पर्वत का नाम दिया, ताकि एक चीज़ ये है कि लोग के भावनात्मक रूप से जुड़े भी। दूसरी बात यह है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। और छत्तीसगढ़ के बारे में आपने नक्सली के बारे में पूछा, केवल उसी के बारे में जानते थे या फिर जंगल है या खदान है इसके बारे में जानते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ है। मतलब एक जगह मैं बताऊं जहां राम और कृष्ण दोनों गए हैं, आरंग, ये जहाँ चंदखुरी, जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, उस बीच को उससे 10 किलोमीटर की दूरी में, वहाँ प्राचीन सैकड़ों साल प्राचीन आपको राम के भी मंदिर मिलेंगे, शिव के भी मिलेंगे, कृष्ण के भी मिलेंगे। मुरध्वज की नगरी थी, और जहाँ सबसे बड़े दांत
दानवीर कौन है, तो ये परीक्षा लेने के लिए कृष्ण और अर्जुन दोनों गए थे। तो उसमें ये है कि अपने पुत्र के को आरी से चीर के उन्होंने भोजन कराया था, क्योंकि उसका शेर भूखा था, और अपने पुत्र का आरी से चीर के उन्होंने दिया था। तो वो आरंग है, आरी से आरंग। तो वहाँ राम भी गए हैं, कृष्ण भी गए हैं। तो कृष्ण से भी जुड़े हुए हैं और राम से भी जुड़े हैं, जनमानस में है। तो हमने कृष्ण कुंज बना दिया। हर साल जितने प्राचीन हमारे पेड़ पौधे हैं, जंग है ना, उसको हम कृष्ण कुंज में लगा रहे हैं, ताकि शहर के लोग भी जाने कि ये प्राचीन है। आजकल तो गमले में सब कुछ होता है, बोनसाई, आपको बरगद भी मिलेगा, आपको पीपल भी मिलेगा, लेकिन सच में शहर में अब तो कंक्रीट का जंगल होते जा रहा है। तो वहाँ जो प्राचीन जो पेड़ हैं उसको हम लोग लगा रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसको जान सके, समझ सके। आपने 8 मूर्तियों की स्थापना भी की है, राम जी की मूर्ति, जी। भगवान राम की। तो ये भी बात उठ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि सेक्युलरिज्म का चोला उतार के बीजेपी की जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो भगवान राम को कोर कॉम्पिटेंसी, पॉलिटिकल हिंदुत्व को अपनाने की कोशिश कर रही है। और भूपेश बघेल जी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में सफल हो जाते हैं तो ये जो हिंदुत्व के लिए चैलेंज, बीजेपी के हिंदुत्व, पॉलिटिकल हिंदुत्व के लिए जो चैलेंज है, वो अगर छत्तीसगढ़ में सफल हो जाता है तो बाकी राज्यों में भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, 2-3 चीज़ समझ लीजिए। पहली बात तो हम राम के नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं। राम और हम पर्यटन परिपथ बना रहे हैं, हम हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। लेकिन लोगों के जनमानस में जो बातें हैं, हमारे यहाँ तो राम कोठी है। जब संकट में आते हैं तो उसी से सब गांव के लोग उसे लोन लेते हैं कम ब्याज दर पे, और सैकड़ों साल से चला आ रहा है। और जब हमारी फसल आता है तो हम नापते हैं तो उसको भी पहले राम कहते हैं, एक नहीं बोलते, वहाँ से शुरू करते हैं। तो जन जन में ये बसा हुआ है। और दूसरा, इनको 15 साल मौका मिला था, ये लोग क्यों नहीं बनाए भाई? और जहाँ जहाँ राम गुजरे हैं वहाँ हम लोग मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इनके तरह नहीं कि उसको भुनाया जाए और उसके नाम से वोट मांगा जाए। ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो जन आस्था है उसको हम लोग, और केवल यही भर नहीं कर रहे हैं। केवल आप दिल्ली के पत्रकारों से दिक्कत ये, केवल उनको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी छीना क्या। भाई, ये कभी चर्चा की है कि आदिवासी के लिए पूरे दुनिया में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जो आदिवासी नृत्य महोत्सव कराया, और 3 साल से लगातार करा रहे हैं। और केवल मैं हर साल हर राज्य को निमंत्रण भेजता हूँ और उसकी टीम आती है, उसमें प्रदर्शन करते हैं। और न केवल देश के विभिन्न राज्य के लोग आते हैं, मतलब आप समझ लीजिए केरल से लेके आपके लद्दाख तक के कलाकार आते हैं, और 3 साल से आ रहे हैं। और उसके साथ विदेश के कलाकार आते हैं, करीब 26-27 देश के कलाकार आ चुके हैं यहाँ। हर साल हम लोग 8-9 देश के कलाकारों को बुलाते हैं, और वो लोग भी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि कहीं दुनिया में कहीं नहीं होता, केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो इस बहाने छत्तीसगढ़ को जानते तो हैं, हमारी संस्कृति क्या है उसको जान रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। हम गोबर खरीद रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ये लोग राम के नाम से, गाय के नाम से वोट मांगे आज तक के, 52 से लेकर आज तक के, उनके भला कभी नहीं किए। हम लोग दोनों सेवा कर रहे हैं। इनके जो छद्म राष्ट्रवाद है या हिंदुत्व है, उसका जवाब संस्कृति है। हमने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को जनमानस के सामने, देश और दुनिया के सामने लाया है। ये महत्वपूर्ण बात है। और वहीं आप देखेंगे कि आदिवासियों की संस्कृति को हमने बढ़ावा दिया। उसी प्रकार से आपके राज्य में 30% या कुछ आदिवासी हैं? आदिवासी हैं। हाँ जी। तो उसके जो देवगुड़ी है, उसके गोटुल, वो आस्था है जी, है ना, आस्था के केंद्र, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। हाँ जी। तो उन देवगुड़ियों को हजारों की तादाद में हर गांव में हमने उसको स्वीकृत किया, निर्माण भी हो गया, लोकार्पण भी हो गया, बढ़िया से बनाया। पर वो तो गोइंग टू द रूट्स हो गया ना, ये तो पॉलिटिकल हिंदुत्व का चार्ज लगा रहे हैं तो कि मैं देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जो लोग रह रहे हैं जी, मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं जी, 32%, पिछड़े वर्ग हैं 45%, 13% SC हैं, और अल्पसंख्यक 3-4% होंगे, और फिर बचत। तो केवल राम वनगमन पर्यटन परिपथ नहीं बनाया, हमने आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने का काम किया। और जितने उसके पुजारी हैं, बैगा है, गुनिया, बहुत, क्योंकि वो लोग गरीब लोग हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को लगातार वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग बचाए रखे हैं।
उनको 7,000 रुपये सालाना दे रहा हूँ मैं उन लोगों को। और उसके तो ये रेवड़ी नहीं हुआ फिर? कैसे रेवड़ी होगा भाई? ये आपने भी कहा था कि अगर हम करें तो रेवड़ी, अगर आप करें तो रबड़ी। ठीक है, ये 10 लाख करोड़ रुपया आपने अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया तो रबड़ी नहीं है। हम करें तो रेवड़ी, वो करें तो रबड़ी, उसी से चर्चा नहीं होती। तो उसके बाद आप हमारे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, गुरु घासीदास जी के मानने वाले बड़ी संख्या में हैं। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हर ब्लॉक में उसका बढ़िया जैत खाम बोलते हैं, जय स्तंभ, मतलब हिंदी में कहने जैत खाम बोलते हैं, तो उसको मॉडल के रूप में मॉडल जैत खाम हर ब्लॉक में बनाएंगे। उसी प्रकार से लुथरा शरीफ है, बहुत प्राचीन है, बिलासपुर ज़िले में, उसका सौंदर्यीकरण किया, उसमें करोड़ों रुपए हमने खर्चा किया। तो जितने अभी हमारे यहाँ सिरपुर है, सिरपुर करीब 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध के अन्य मतलब वहाँ स्तूप नहीं, स्तूप नहीं है। हाँ। वहाँ एक्चुअल में एजुकेशन वगैरह काम होता था और शोध का काम होता था आयुर्वेद के। नागार्जुन का वो कार्यस्थली रहा है, जो भगवान बुद्ध के बाद जो सबसे बड़े इनके ये हुए, तो नागार्जुन को मानते हैं। और अभी दलाई लामा जी नक्शा लेके वहाँ गए थे कुछ साल पहले, और नागार्जुन जहाँ तपस्या करते वो खोजते गए थे मोटरसाइकिल में बैठ के इस उम्र में। तो वहाँ बहुत सारे मतलब भगवान बुद्ध के अनेक मुद्राओं की मूर्तियाँ हैं, और उसके साथ साथ वहाँ शिव भी, शिवलिंग भी है, वहाँ विष्णु के भी हैं, वहाँ जैन भी है। तो सारे जो मत वाले हैं उसके एक जगह और सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने, वो जो 10 वर्ग किलोमीटर फैला है, इतने बड़ी जगह तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, उसको भी हम सजा संवार रहे हैं। मतलब ये है कि जो जो चीज़ें वहाँ हैं हमारे सर्वधर्म आप कह रहे हैं, सभी धर्मों के सभी लिए। धर्मों के, जी। तो उसको हम सहेजें, उसको बचा के रखें और उसको देश के दुनिया के सामने लाएं, चाहे पर्यटन के हिसाब से हो, चाहे संस्कृति के हिसाब से, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। मुख्यमंत्री जी, आप किसानों के बारे में कह रहे थे, तो ये जो आपका जो किसान न्याय योजना के तहत आपने जो जिस उद्देश्य से आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इसमें और पीएम किसान सम्मान निधि में, इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है, और है भी कि नहीं? 2014 में बहुत ज़ोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल की बात कही। उस समय किसानों का आश्वासन उन्होंने किया कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो जिस समय 2018 में हम लोग हिसाब लगाए तो कम से कम 2400 रुपये क्विंटल मिलना चाहिए। हमने 2500 रुपये क्विंटल का वादा किया, राहुल जी गए थे और 2500 रुपये की बात उन्होंने की, ऋण माफी की बात कही, तो हमने वादा किया। अब उसके बाद क्या है कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा कि यदि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज़्यादा देंगे तो आपके जो अनाज हैं, आपके जो चावल है, जैसे हम धान खरीदते हैं, उसका चावल हम नहीं खरीदेंगे। तो दूसरे साल उन्होंने अड़ंगा ही लगा दिया। 2018-19 का खरीदा, 20 में अड़ंगा लगा दिया। अड़ंगा लगाया तो हमारे चावल का कोटा कम कर दिया, हमको नीलामी करनी पड़ी बाज़ार में, धान को नीलामी करनी पड़ी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फैसला किया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लागू करेंगे, समर्थन मूल्य खरीदेंगे, उसके साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करेंगे। तो वो फिर हमने जो मिलेट्स है उसके भी उत्पादक हैं उसको भी दिए। गन्ना में, आज गन्ना में सबसे ज़्यादा कीमत कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है, धान का सबसे ज़्यादा कीमत है तो छत्तीसगढ़ में। कोदो कुट का तो समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित नहीं किया, तो हम अकेले राज्य हैं जो कोदो कुट की समर्थन मूल्य घोषित किया और खरीदी की व्यवस्था भी की है, लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था की है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जितने भी उत्पादक हैं फसल उत्पादन कर, वृक्षारोपण, जो वृक्ष संपदा योजना हमने शुरू की, उसमें भी राजीव गांधी किसान जो वृक्षों की खेती करे उसको भी हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में लाए। और तो ये हुआ कि आप सभी किसानों को इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसमें आपने तो वर्गीकृत कर दिया और 6000 रुपया दे रहे हैं, और उसके बाद जो पहले पैसे दिए थे उसको आप रिकवरी कर रहे हैं। पहले तो दे दिए, अब रिकवरी भी कर रहे हैं। तो ये कभी इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा
फ़ायदा नहीं हो रहा। हम तो सभी किसान, चाहे छोटे हो बड़े हो, चाहे उसके भी। और हमारे यहाँ एक भूमि श्रमिक न्याय योजना भी है, जो लैंडलेस लेबर हैं, एग्रीकल्चर लेबर, उसको भी 7,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, जो देश में कहीं नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, धर्मांतरण पर एक सवाल है। रक्षा मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है और इसे रोकने की ज़रूरत है, सरकार कुछ नहीं कर रही। क्या ये सही है? तो पूरे देश में हो रहा है तो कुछ केंद्र में नियम बना देना चाहिए। कोई व्यक्ति धर्म बनना चाहिए, वो तय करे, क्योंकि संसद तो उनका है। ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मैंने इस जो केवल राजनाथ सिंह जी नहीं और अन्य लोगों ने भी आरोप लगाया, तो मैंने आंकड़े निकलवाया किस कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने। क्योंकि जब आदमी धर्म परिवर्तन करेगा, या कोई भी धर्म मानने वाला हो, यदि सिख हो तो वहाँ गुरुद्वारा बनेगा, यदि क्रिश्चियन है तो चर्च बनेगा, यदि मुसलमान है तो वहाँ मस्जिद बनेगा, या जैन मंदिर बनेगा, बुद्ध का बनेगा, तो जो भी, या हिंदू हैं तो कोई शैव है तो शिव मंदिर बनाएगा, कोई वैष्णव है तो विष्णु का मंदिर बनाएगा, कबीरपंथी भी हैं। तो सब जो वर्ग वहाँ रहेगा वही तो बनाएगा ना। तो पहले इंसान को वो मत वाला होना चाहिए, मतावलंबी होना चाहिए, तब वो स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो हमने आंकड़े निकाले और मैंने चुनौती दी कि सबसे ज़्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बना, रमन सिंह के कार्यकाल में। और इस चुनौती को न स्वीकार कर रहे हैं, न वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे पास हैं आंकड़े, कितने चर्च किस कार्यकाल में बना, कि आज़ादी के पहले कितने चर्च थे, आज़ादी के बाद कितने, किस कार्यकाल में कितना बना, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में। क्योंकि वहाँ यदि क्रिश्चियन पहले बने तब तो चर्च बनेगा, कि चर्च पहले से बन जाएगा उसके बाद कोई क्रिश्चियन बनेगा, ऐसा तो नहीं होगा। मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, पर कभी कभी होता है ना कि पहले पैस्टर आते हैं, पहले चर्च बनता है, फिर धर्मांतरण करना शुरू करते हैं लोभ देने। तो पहले वही तो पास्टर पहले आएगा ना, इंसान ही पहले आएगा, फिर स्ट्रक्चर चाहे वो लकड़ी का बनाए, चाहे पत्थर का बनाए, चाहे किसी से बनाए, वो बाद में ही बनेगा। ईसा मसीह पहले चर्च बन गया था क्या? नहीं था। ईसा मसीह हुए उसके बाद ही चर्च बना। राम के पहले राम मंदिर नहीं बना ना, वो तो अब बन रहा है। नहीं, ये बात नहीं, गांव-गांव राम मंदिर है। जी। वो एक अयोध्यक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसका हम सब की आस्था है। लेकिन गांव-गांव में जो शहर में जो राम मंदिर बने हैं, कृष्ण मंदिर बने हैं, हनुमान के मंदिर बने हैं, तो हनुमान जी पहले हुए ना, उसके बाद तो मंदिर बना। यूसीसी तो मेरे मतलब ये है, ये चुनौती स्वीकार नहीं करें, और धर्मांतरण इन्हीं कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ, ये मेरा आरोप है। तो जो यूसीसी लॉ है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या? नहीं, पूछ रही हूँ। नहीं, ड्राफ्ट, जब तक ड्राफ्ट आप नहीं देंगे, आप विचार कैसे रखेंगे? आपने विचार कुछ आपसे पूछा गया? नहीं, कोई पूछा नहीं गया। और पूछेंगे तो हम बताएंगे, कि जब तक ड्राफ्ट नहीं देगा तब तक हम बताएंगे कैसे कि आप करना क्या चाह रहे हो। सबसे पहली बात तो। और यूसीसी से मतलब प्रभावित कौन कौन लोग होंगे? यदि आप केवल समान नागरिकता की बात करें तो हमारे तो आदिवासी लोग रूढ़ी परंपरा को मानने वाले हैं, वो नहीं मानेंगे। 32% तो वही है भाई हमारे यहाँ। दूसरे और भी समाज और जाति के लोग हैं जो रूढ़ी परंपरा से चलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, सभी जगह हैं, उनकी अपनी परंपराएं और उसके हिसाब से गवर्न होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नहीं लागू हो सकता? नहीं, लागू नहीं हो सकता मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन आपका ड्राफ्ट क्या है, तब तो मैं इनसे पूछना, ये सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रही हैं आप। अच्छा, मैं हिमाचल प्रदेश पे आती हूँ। आप चुनाव प्रबंध में आपने बहुत कार्य किया था वहाँ पर प्रियंका जी के साथ, और क्या वो प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान प्रचार करने आएंगी? हाँ, आ चुकी, बस्तर में गई, बहुत जोरदार सा मेरे भरोसे सम्मेलन हुआ। प्रियंका जी पहली बार गई थी, और ख़ासकर बस्तर से तो गांधी परिवार का बड़ा लगाव रहा है। इंदिरा जी भी जाती रही हैं, और उसके बाद राजीव जी सोनिया जी, दोनों मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले ही अनेक दौरे उन्होंने उनके, राजीव जी, और उसके साथ में सोनिया जी भी होती थी। तो अगर इतना करीबी रिश्ता रहा है गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ के साथ, तो क्या प्रियंका गांधी 2024 में छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ सकती हैं? लड़े तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन फैसला था ही कमाना, उनको खुद को करना है, कहाँ से लड़ेंगे? पर आप
उन्हें जानते हैं तो आपको पता होगा कि क्या वो उनकी मानसिकता जो है वो चुनाव प्रचार तक ही सीमित है या वो असल में रियल पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं? देखिए, उसके रियल पॉलिटिक्स में थे, महामंत्री हैं भाई, पार्टी के महामंत्री वाइस नहीं हैं, प्रेसिडेंट, हाँ जी। है ना। तो उसके पर वो चुनाव लड़ना कुछ अलग ही बात होती है। वो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो तो प्रियंका जी खुद करेंगी या सोनिया जी, राहुल जी। और उसके पास 2 हैं परिवार के भाई, बड़े भाई भी हैं, माता जी भी हैं, दूसरे तो पार्टी खाई कमान है। तो ये जब तक कि इन लोगों की अनुमति नहीं होगी, मैं नहीं समझता प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी। इन दोनों के हरी झंडी मिलने की बात तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। 2024 में जो ये इंडिया ग्रुपिंग की जो चैलेंज है बीजेपी को, आपके हिसाब से क्या ये इज इट वर्किंग, इज इट नॉट वर्किंग? क्योंकि केजरीवाल जी आपके राज्य में आए थे और उन्होंने कहा कि स्कूल तो बिल्कुल ही बदतर हालत है, और उन्होंने सारे पत्रकारों को ये फीडबैक क्यों है कि केजरीवाल छत्तीसगढ़ थे? वो तो हाँ, इसके पहले गए थे उसके बारे में कोई नहीं पूछा, इंडिया लेकिन इंडिया बनना उसके बाद से पूछना, मतलब कितनी घबराहट है केंद्र सरकार को। इंडिया के गठन होने से सबसे घमंडिया से लेके पता नहीं क्या क्या बोल डाले हैं, मतलब ये काम तो ज़बरदस्त हुआ है, तभी इतनी घबराहट है। और सारे पत्रकार सवाल इसलिए पूछ रहे हैं। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ आने की बात है तो भाई ऐसा है कि ये जो गठबंधन है वो 2024 चुनाव के लिए है। 2023 में जो चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में 5, मतलब तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में कोई एक प्रदेश, तो ये 4-5 ही राज्य में होना है। लेकिन जो इंडिया बन रहा है को ये राज्यों के लिए नहीं, राज्य में हो सकता है कुछ लोग समर्थन दे, पहले लड़ाते थे, नहीं करें। लेकिन यदि केजरीवाल जी गए हैं तो केजरीवाल के मतलब इस बात की तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि किस मामले में, मेरी बात तो पूरा सुन लीजिए। प्रशंसा क्यों करना चाहिए कि मीडिया में कैसे बने रहना है। वो एक दिन गए, एक धर्मशाला में कुछ लोगों से बात की और आ गए, और आज दिल्ली में आने के बाद में कल से सारे पत्रकारों के एक सवाल है, केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ गए थे। तो देखिए, मतलब ये केजरीवाल जी ये बात को जानते हैं कि मीडिया में कैसे बने रहना है, वो गुर तो जानते हैं वो। पर आप जानते हैं ना ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अमित शाह जी ने संसद में कहा था ना, केजरीवाल जी खास के भी हिंदुस्तान भर में चर्चा में रहे, मफलर लगा भी चर्चा में रहे, तो अभी कोई चल दिए तो उसमें भी चर्चा में बने रहते, तो वो उसकी काबिलियत तो है। नहीं, पर अमित शाह जी ने संसद में कहा था ना, कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए कहा था कि आप, खरगे जी को शायद कहा था कि आप ये जो बिल की तरफदारी कर रहे हैं, ये केजरीवाल जो जी है या आम आदमी पार्टी जो है वो हमारी साथ लड़ाई नहीं है, मतलब कि बीजेपी के साथ लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई जो है ये आपके साथ है। और जैसे ये पार्लियामेंट सेशन ख़त्म हो जाएगा वो आपसे लड़ने लग जाएंगे। और वही हुआ, मतलब मॉनसून सेशन ख़त्म क्या हुआ, वो छत्तीसगढ़ पहुंच गए और फिर आपकी बहुत सरकार। दिन से सुन रहा था कि लोकसभा में विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते, लेकिन आपके इस सवाल से ये बात तय हो गया कि कैमरा भी केवल सत्ता पक्ष की तरफ रहता है, क्योंकि आपने कहा कि किसके तरफ देखते हुए उन्होंने बात कही है। सत्ता पक्ष में थोड़ी ना है केजरीवाल जी, कैमरा तो उनकी तरफ था। की बात अमित शाह जब बोल रहे थे तो किसके तरफ देख के बोल रहे थे ये आप भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि कैमरा उधर घुमा नहीं। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं ना, राहुल जी गांधी भी संसद में बोलते हैं तो वो केवल चेयर को दिखाते रहते हैं, राहुल जी को नहीं दिखाते। ये जो शिकायत थी वो आपने तस्दीक कर दी। अच्छा, इस बयान से हो गया। ये भी आप जानते हैं कि किसी भी टीवी चैनल को परमिशन नहीं है संसद के अंदर जाने की। सारे कैमरास जो हैं वो संसद टीवी के होते हैं। हाँ, हम तो सिर्फ वही लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब राहुल जी ये कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है ना, तो बिल्कुल सही वो बात। भी चेयर कहती है, वो भी मीडिया नहीं कहती है ना। वो भी मीडिया नहीं कहती, वो तो चेयर के ऊपर निर्भर, वही तो जो स्पीकर कहेंगे वही जो करेंगे। आरोप लगे हैं और जो चर्चा में है वो सही साबित हुआ। और किसके तरफ देख के बोले आप नहीं बता पा। अच्छा, पर ये मुझे बताइए ना कि केजरीवाल जी जब छत्तीसगढ़ आते हैं, जब वो ऐसे कमेंट पास करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के साथ अब एक ही कमरे में बैठ के अब कैसे एक साथ होंगे फिर? मतलब एक की चिंता आपको बहुत है। ऑफ कोर्स है ना। और ये सवाल मुझे तो मत पूछिए। अच्छा, केजरीवाल जी से पूछो भाई, क्योंकि ये जो 26 दल के लोग हैं उसके मुखिया से पूछें, वो लोग बता पाएंगे। पर मुखिया तो तय ही नहीं हुआ 26 दलों के मुखिया। हाँ, कौन है? अच्छा, अलग अलग हैं। तो फिर 26 दलों से जाके पूछूं तो फिर एक तो आप ही हो गए कांग्रेस। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूँ,
मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे नेता तो खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उस मीटिंग में कभी नहीं गया, ना पटना गया, ना बेंगलुरु गया, ना मैं मुंबई जाने वाला हूँ। ये लोग जाएंगे तो वो लोग बताएंगे भाई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप फिर गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस ने कह दिया कि हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं हम लड़ेंगे चुनाव वो उनके अपने खिलाफ। स्टेट का निर्णय है और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है जी। सब राज्यों की इकाइयों से पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से जाना चाहते हैं। जैसे बंगाल में जब चुनाव हुआ तो कुछ लोग ममता बनर्जी से मिल के लड़ना चाहते थे, लेकिन स्टेट लीडरशिप ने कहा कि नहीं, हम अलग लड़ेंगे। तो जो स्टेट लीडरशिप की जो निर्णय है उसका ऑनर करते हैं हाईकमान। जी। तो जो इंडिया ग्रुपिंग है, इसमें पैन इंडिया पार्टी तो सिर्फ कांग्रेस है और कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है उनको अभी अभी दर्जा मिला है, लेकिन पैन इंडिया पार्टी और सबसे ज़्यादा राज्य में सरकारें कांग्रेस की है। तो जाहिर से बात है कि लोग सोचेंगे कि कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए पीएम कैंडिडेट। क्या आप भी यही मानते हैं? देखिए, 26 दल के लोग क्या तय करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता जी। लेकिन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि इसके लिए राहुल गांधी जी, मैं समझता हूँ को सबसे योग्य व्यक्ति है। फिर राहुल गांधी कहते हैं मैं नहीं बनना चाहता। वो उनका सोचने की विषय है, लेकिन मुझे सोचने से कोई रोक सकता है क्या? मैं अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, उसको कोई रोक सकता है? 2024 को लेकर आपके हाउ मच होप डू यू हैव? क्योंकि अभी जो सर्वे निकला है उसमें कह रहे हैं कि द मोस्ट फेवर्ड कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर इज भूपेश बघेल। तो आप क्या समझते हैं कि हु इज़ द फ्रंट रनर? आपकी पार्टी या फिर बीजेपी की टक्कर है इस बार? भारतीय जनता पार्टी भी अकेले नहीं लड़ रही है, उसके दो महत्वपूर्ण विंग है, ईडी और आईटी, वो लड़ रही है चुनाव। तो हमको केवल बीजेपी से नहीं लड़ना है, आईटी और ईडी से भी लड़ना है। हाँ। तो आप समझते हैं कि सरकार फिर से आपकी बनेगी? बिल्कुल बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार। चलिए, 2024 के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मेरा 2023 में होगा चुनाव। 2023 में 2024 लोकसभा है जी। 2023 शुभकामना आपके मुंह से निकला, आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए, 2023 के लिए ऑल द बेस्ट टू यू और जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू. Thank you for watching or listening to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you are seeing this or hearing this. Namaste. Jai Hind.